नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम आरएसएस पर चर्चा करेंगे और आपको बताना चाहेंगे आरएसएस का चाल, चरित्र और चेहरा। कभी वो कहता है कि आरक्षण को खत्म कर दीजिए, आरक्षण से जातिवाद बढ़ता है। कभी वह कहता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। कभी वह मनुवादी व्यवस्था की वकालत करता है और मनुस्मृति को एक पूजनीय ग्रंथ की तरह पूजना चाहता है। और कभी वह कहता है कि जाति और वर्ण व्यवस्था को भूल जाना चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए, इसे इतिहास की वस्तु समझ लेना चाहिए। तो आज हम आरएसएस के इसी विचारधारा में जो तब्दीली हो रही है, या तब्दीली का नाटक किया जा रहा है, या गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है आरएसएस, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा से पहले आपसे हम अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद इसे शेयर जरूर करिए, ताकि ये पूरे बहुजन समाज तक पहुंचे और लोग आरएसएस के असली चेहरे को पहचान सकें। तो साथियों, भारत बदल रहा है, नया भारत बन रहा है। मोदी जी का मेक इन इंडिया बनाने का दौर चल रहा है और केजरीवाल का मेक इन इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 बनाने का दौर चल रहा है। ऐसे समय में भारतीय समाज में क्या आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है? क्या इतिहास और मिथक से संबंधित चीजें भुलाई जानी चाहिए? इतिहास और मिथक से वे चीजें जो कि समाज को नुकसान पहुंचाती हैं, समाज को बांटती हैं और समाज को एकजुट नहीं होने देती, बल्कि सांप्रदायिकता भड़काती हैं। जातिवाद का दंश ही एक तरह से सांप्रदायिकता है और सांप्रदायिकता का दंश ही एक तरह से जातिवाद है। लेकिन जो व्यवस्था हमारी सदियों पहले, या यूं कहें कि मनुस्मृति काल में स्थापित की गई थी और जिसका पुरजोर समर्थन करता रहा है आरएसएस, क्या वो एक झटके में उस व्यवस्था को बदल देना चाहता है? क्या वो एक झटके में मनुवादी सोच को खत्म कर देना चाहता है? क्या वो एक झटके में जिस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा रहा है और उसका पुश्तैनी अधिकार रहा है और इसी से आरएसएस बना है और इन्हीं सवर्णवादी सोच को हवा दिया जाता रहा है लगभग 100 सालों से, जब से कि आरएसएस बना है। 1925 से जब आरएसएस का गठन किया गया था तो उसका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवाद की रक्षा करना, ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाना, ब्राह्मणवाद को पुष्पित पल्लवित करना और ब्राह्मणवाद को के हिसाब से इस देश का शासन करना। और दूसरा उसका एजेंडा था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसी आरएसएस से उत्पन्न हुई है? आरएसएस की इस विचारधारा को या बदलते हुए परिवेश को, जो आरएसएस परिवेश बदलना चाहता है, जो आमूल चूल परिवर्तन करना चाहता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिकता बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो हेट स्पीच बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, असंवैधानिक कार्य भी कर सकती है, आपराधिक काम भी कर सकती है, पूंजीपतियों को माला माल भी कर सकती है और उनसे चुनावी चंदा लेकर के चुनाव जीत भी सकती है। तो एक तरफ आरएसएस आदर्शवाद बघार रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच खड़ा किए है पूरे देश में। तो आपको सोचना होगा, हमें सोचना होगा और पूरे बहुजन समाज को सोचना होगा कि जो परिवर्तन की बात आरएसएस कह रहा है, क्या वो ईमानदारी से कह रहा है? क्या वो चाहता है कि जाति और वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए?
क्या वो चाहता है कि ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाए? क्या वो चाहता है कि अस्पृश्यता खत्म हो जाए? क्या वो चाहता है कि छुआछूत और शोषण और गुलामी का दौर खत्म हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहता है। आरएसएस गिरगिट की तरह रंग बदलता है। आज उसका कोई रंग है, कल उसका कोई रंग होगा, परसों उसका कोई रंग होगा। अपनी सुविधानुसार वह रंग बदलता है। अब उसकी सुविधा इस समय क्या है? वो चाहता है, आरएसएस चाहता है कि वह एक लचीले संगठन की ओर, एक नम्र और विनम्र संगठन बने और देश में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी अन्य धर्मों के लोग हैं, सब उसकी फेहरिस्त में शामिल हो जाए, सब उसके फॉलोवर बन जाए, सब उसकी का गुणगान करें, सब उसका जय जयकार करें। और इसी उद्देश्य से आरएसएस प्रेरित होकर के जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने, आरक्षण को खत्म करने, एससी एसटी कानून को खत्म करने की वकालत कर रहा है। एक तरफ आरएसएस आज भी धर्म के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है और पूरे देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाहता है। और उसी हिंदुत्व जो कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर ही टिका हुआ है, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन हिंदुत्व भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ईमानदारी से मोहन भागवत इस बात को कबूल करेंगे कि वे जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं? अगर उनके अंदर ईमानदारी है तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के पहले वे मनुस्मृति को, 18 पुराणों को, 4 वेदों को और भी जितने उपनिषद वगैरह इनके धर्म ग्रंथ हैं, सबकी विश्वसनीयता और सबके स्वरूप और सबके उसमें जो वर्णित है उन सब चीजों का भी खंडन करें, क्योंकि इन धर्म ग्रंथों में जातिवाद का जहर, वर्ण व्यवस्था का कलंक इन्हीं में भरा हुआ है। और इसी से प्रेरित होकर के ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद पुष्पित पल्लवित हुआ है, आगे बढ़ा हुआ है, उसका विकास हुआ है और वह अपनी सोच को, जिसे नीच कहा जाता है, जिसे शूद्र कहा जाता है, जिसे ओबीसी एससी एसटी कहा जाता है, उसके ऊपर लागू करने और उसे गुलाम बनाए रखने और उसका शोषण करने की मानसिकता को शुरू से बनाया हुआ है और आज भी मानसिकता वो बनी हुई है। आज भी कोई दलित शादी करने पर घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, आज भी कोई दलित मोटरसाइकिल से नहीं चल सकता है, आज भी कोई दलित कार से नहीं चल सकता है, आज भी कोई दलित सिर उठा के नहीं चल सकता है। ऐसे में जब दलित और सवर्ण जातियों के बीच एक बड़ी लकीर खिंची हुई है, तो क्या इस लकीर को रातों रात मोहन भागवत बदल देंगे और इस सोच को, सवर्णवादी सोच को, ब्राह्मणवादी सोच को रातों रात बदल देंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमें विश्वास नहीं होता कि मोहन भागवत जिस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की बदलने की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि जिस रास्ते पर मोहन भागवत इस देश को हाँकना चाहते हैं और इस देश के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब हो पाएंगे। हमें नहीं लगता कि जैसी उनकी सोच है, जैसा उनका चाल चरित्र और चेहरा है, उसे हर कोई जानता है, उसे हर एक समुदाय, हर एक धर्म का व्यक्ति जानता है। कभी मुसलमानों को पटाने की बात होती है, पसमानदा मुसलमानों से वोट लेने की बात होती है और उनका सम्मेलन शहर दर शहर किया जाता है। लखनऊ से शुरू हुआ पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन अब पूरे देश में हर जिलों में होने जा रहा है, एक एक करके हर जगह पसमानदा मुसलमानों का, और उन्हीं मुसलमानों से नफरत भी की जाती है, हेट स्पीच दी जाती है। हेट स्पीच का दौर खत्म नहीं हो रहा, अभी भी हेट स्पीच
हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, सांसद, विधायक सबके सब हेट स्पीच पर आमादा हो गए हैं। अभी प्रवेश वर्मा ने जिस तरह से दिल्ली में हेट स्पीच दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है। उन्हीं पर नहीं बल्कि जितने भी हेट स्पीच हुए हैं, वो चाहे धर्म संसद में हुए हों, वो चाहे हिंदू धर्म के या हिंदू संगठनों के सभा सम्मेलन में हुए हों, वो चाहे हिंदू युवा वाहिनी जिसने की हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई थी, मरने और मार डालने की बात कही थी, कत्लेआम करने की बात कही थी, सब पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। और इस हेट स्पीच को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता और सुप्रीम कोर्ट की चिंता को समझा जा सकता है। और उसने जिस तरह से भारत सरकार को फटकार लगाई है, अब देखिए मोदी जी का क्या दांव होता है, आरएसएस का क्या दांव होता है। आरएसएस और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बावजूद भी नफरत को बढ़ाएंगे, हेट स्पीच को, भड़काऊ भाषण को बढ़ाएंगे। और यही तो इनका काम है कि ध्रुवीकरण कीजिए, हिंदुओं को अलग कीजिए, मुसलमानों को अलग कीजिए, 80 और 20 का नारा दीजिए। इस देश में हेट स्पीच सिर्फ सांसद, विधायक या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रचारक ही नहीं देते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग भी हेट स्पीच में माहिर हैं। स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुसलमानों को तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है। होली और दिवाली में बिजली नहीं आती है, लेकिन ईद और रमजान पर बिजली आती है। यह बात प्रधानमंत्री के। और यही यहां तक नहीं, कब्रिस्तान और शमशान की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। क्या यह हेट स्पीच नहीं है? इस देश में हेट स्पीच के आधार पर पदोन्नति दी जाती है या उनका कद बड़ा किया जाता है। कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुसलमान महिलाओं को तो कब्र से निकाल करके भी उनका बलात्कार किया जाना चाहिए। कितनी बड़ी हेट स्पीच है और कितनी बड़ी यह बात कही थी, घिनौनी बात कही थी योगी आदित्यनाथ ने। और उसी शख्स को 2017 में भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उसी शख्स को अभी कुछ महीनों पहले भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है 2022 में। और वो बंदा योगी आदित्यनाथ आरएसएस का, आरएसएस कैडर का, आरएसएस के कोर कैडर का सदस्य है। तो एक तरफ मोहन भागवत समरसता लाने की बात कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका डीएनए एक होने की बात कहते हैं और सबको भारतीय मानते हैं, धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे कट्टर लोगों को भी समर्थन देते हैं, हिंदू युवा वाहिनी को समर्थन देते हैं जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जगह जगह कस्में खाता है, मरने और मार डालने की बात करता है। ऐसे लोगों को समर्थन भी देते हैं। और इतना ही नहीं, हेट स्पीच देने वाले, भड़काऊ भाषण देने वालों का कद भी बड़ा कर दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। अब इस प्रवेश वर्मा ने हेट स्पीच दिया है जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, लेकिन इसके बावजूद अब देखिए, अगर ये मंत्री नहीं होगा तो ये मंत्री बना दिया जाएगा, और अगर राज्य मंत्री या कोई मंत्री होगा तो उसका कद बड़ा करके केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। प्रवेश वर्मा वही है, साहिब सिंह वर्मा के बेटे, वही साहिब सिंह वर्मा जिन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री रह करके भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ाने के लिए प्रयास किया था। उन्होंने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ाने के लिए प्रयास किया था वो संविधान सम्मत था, लेकिन उनका बेटा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ाने की बात कर रहा है या हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात कर रहा है, यह असंवैधानिक है और घोर आपत्तिजनक है। और इस घोर आपत्तिजनक
बर्ताव पर उसको अभी तक दंडित नहीं किया गया। या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने, डंडा चलाने, हथौड़ा चलाने के बावजूद भी अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस हेट स्पीच के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, जिस हेट स्पीच के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में जग हंसाई होती है और पूरी दुनिया के लोग जब दबाव डालते हैं, तब नूपुर शर्मा को पार्टी से अलग किया जाता है। और वो नूपुर शर्मा जिसने कि मुस्लिम धर्म का अपमान किया था, इस्लाम का अपमान किया था, पैगंबर का अपमान किया था, अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, अभी तक उसे जेल के शीशों के पीछे नहीं डाला गया। और हेट स्पीच देने में इनके जितने भी साधु संत हैं, हिंदू संगठन हैं, एक से बढ़ करके एक। यति नरसिंहानंद का नाम सुना होगा आपने। इसने किस ढंग से हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेला था और किस तरह से यह कहा था कि मुस्लिम समाज का, इस्लाम धर्म मानने वालों का नरसंहार होना चाहिए। और हिंदुओं को भड़काते हुए किस तरह से कहा था कि 2024 में नहीं तो 2029 में मुसलमानों की इतनी जनसंख्या बढ़ रही है कि 2029 में उनका प्रधानमंत्री बनेगा। उनका प्रधानमंत्री जब बनेगा तो इस देश के आधे हिंदुओं को, 100 करोड़ हिंदू हैं तो 50 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया जाएगा, बाकी को मुसलमान बना दिया जाएगा। ये हेट स्पीच नहीं है, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। और उसे दंड मिला? आज तक नहीं मिला। छोटी मोटी धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा चला जिससे उसका बाल बांका नहीं हुआ और अभी भी वह उसी तरह से सक्रिय है जैसा कि पहले था। तो जिस हेट स्पीच से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और जिस हेट स्पीच से समाज में विकृतियां पैदा होती हैं, समाज बढ़ता है, समाज का विनाश होता है, भाईचारा और सौहार्द खत्म होता है, उसी हेट स्पीच को, उसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आरएसएस एक आदर्श पार्टी, आदर्श संगठन के रूप में सामने आना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपराध कर रही है, पाप कर रही है, देश को बेच रही है, देश को गर्त में डाल रही है, देश के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश का विनाश कर रही है। और आरएसएस आदर्श बघार रहा है और ऐसी बातें कह रहा है कि जिस पर खुद उसके संगठन भी अमल नहीं करेंगे। अगर जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं तो क्या आरएसएस के जितने भी लोग मंत्री बने हैं वे अपनी जाति को लिखना बंद करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखना बंद करेंगे? अमित शाह लिखना बंद करेंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिखना बंद करेंगी? और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या अपने नाम से जाति सूचक शब्दों को हटा सकते हैं? कतई नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। तो जो बातें संभव नहीं है वैसी बातों को कहने की और समाज में एक तरह से विभेद पैदा करने की कोशिश करना कहां तक उचित है, इसे आपको सोचना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुत्व इनका मुख्य एजेंडा है, हिंदुत्व का विकास करना। और उस हिंदुत्व की परिभाषा के दायरे में मुसलमानों को भी लाते हैं, ईसाइयों को भी लाते हैं, बौद्धों को भी लाते हैं, जैनों को भी लाते हैं, सिखों को भी लाते हैं। मतलब कि जो इस देश में है वो सब हिंदू है और भारतीय है। भारतीय होना तो सही है, भारतीय है, लेकिन पूरा देश हिंदू है यह नहीं माना जा सकता। लेकिन ये पूरे देश को हिंदू बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र का जो इनका छुपा एजेंडा है उसे किस तरह से व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उसके लिए ये लोग
अपने असली चेहरे को छुपा करके नकली चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं और उस नकली चेहरे से इस देश की जनता, इस देश के बहुजन समाज अच्छी तरह से वाकिफ हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं कि आरएसएस क्या चीज था, क्या चीज है और क्या चीज होगा भविष्य में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कहने पर नहीं चलती है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच 36 के संबंध हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक फाशिस्ट के रूप में, हिटलर शाही के रूप में अपना आगाज कर रही है और इसी रूप में वह चुनाव को जीतना चाहती है और इसी एजेंडे के तहत वो हमेशा हमेशा सत्ता में काबिज रहना चाहती है। तो साथियों, इस चीज को आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और आरएसएस क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। इस देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं ये लोग या विनाश की ओर ले जा रहे हैं। आपको इस पर चिंतन करना होगा और ये जो कुछ कहें उसका उल्टा समझना चाहिए। अगर ये कहें कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को ये और कड़ाई के साथ लागू करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे शूद्रों में, ओबीसी, एससी, एसटी में जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी बेचैनी बढ़ रही है। और जागरूकता अंबेडकर ने बढ़ाया था, फूले ने बढ़ाया था, तथागत बुद्ध ने बढ़ाया था और वो जंगल में आग की तरह तेजी से बढ़ रही है और उसके क्या परिणाम होंगे वो इन्हें पता है और उसी दुष्परिणाम से बचने के लिए, इनके लिए दुष्परिणाम होगा और हमारे लिए अच्छा परिणाम होगा, उसी दुष्परिणाम से बचने के लिए मोहन भागवत गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, कभी कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, सिर्फ हिंदुत्व है, सिर्फ भारतीय है। कभी कहते हैं कि संविधान को नष्ट कर देना चाहिए, कभी संविधान का समर्थन करते हैं। मतलब एक असमंजस और ऊहापोह की स्थिति में आरएसएस आ गया है और हमें तो लगता है कि अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया है। जैसे जैसे बहुजन समाज में, ओबीसी, एससी, एसटी समाज में जागरूकता बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है और लोग एकजुट हो रहे हैं। सोशल मीडिया जब से आया है तब से ओबीसी के जागरूक होने, एससी, एसटी, बहुजन समाज के जागरूक होने में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है और जिस दिन ये समाज जागरूक हो गया उस दिन ब्राह्मणवाद भी अपने आप खत्म हो जाएगा, सवर्णवाद भी खत्म हो जाएगा और इनकी मनुवादी सोच भी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा,